मंच पे आसीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी असम के सम्मान्य नेतागण और मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे केवल मीडिया के सभी भाई और बहनों नहीं, लेकिन प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उपस्थित हमारे सभी मीडिया के परिवारगण, आप सबको पहले मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप लोग आज उपस्थित हुए हैं। आज का विषय केंद्र सरकार की तीसरी टर्म में पहले साल का बजट जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में घोषित किया है, उस बजट पर आज एक परिचर्चा, एक ब्रीफिंग, an interaction on that budget is the theme of today's discussion. But before I get into that, I think it's very important to set the backdrop of our nation's progress. देश के परिप्रेक्ष्य में पिछले 10 सालों में जो प्रगति और विकास भारतवर्ष ने किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस स्थिति को भी आपके समक्ष रखा जाए, ये अनिवार्य है। पिछले वर्ष भारत का ग्रोथ रेट 8.2% रहा है, जो केवल भारत के लिए एक कीर्तिमान नहीं, लेकिन वैश्विक अनसर्टेनिटीज के वातावरण में विश्व स्तर का एक कीर्तिमान बन चुका है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभर चुकी है। जो विरासत में भारत 11 नंबर की रैंकिंग पे थी 2014 में आर्थिक शक्तियों के क्षमता के आधार पर, 10 वर्षों में हम 11 से 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और वो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनकी नीतियों, उनकी विकास और प्रगति की परिकल्पना के आधार पे ही संभव हो पाया है। इट हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट, an inflection point from 2014 to 2024, where you have seen an economic transformation, you have seen a social transformation, you have seen a youth dividend transformation, and a meteorical rise of Mother India on the world stage. आज 5वें नंबर पर हम हैं, लेकिन 2027 तक, मतलब भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल में ही, और ये अपने आप में भी एक कीर्तिमान है, पिछले 50 वर्षों में किसी और सरकार ने तीसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में यह सफलता प्राप्त हुई है, पर यह सफर जारी रहेगा। आज अगर हम 5वें नंबर के आर्थिक महाशक्ति हैं पूरे विश्व में, तो 2027 तक जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के भारत तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए सीधे सीधे उस सफर पर और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उस सफर पर जारी है। जहां जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है, हमारे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज पिछले वर्ष 13.5% की वृद्धि हो चुकी है। सबसे बड़ा अड़चन
The biggest stumbling block was the issue of gross NPA of banks. Economic growth in any country is credit-led, is banking-led. And the fact that our banking sector was completely inundated with NPAs, 12% NPA की रेट होती थी 2014 में. Today that NPA rate has been brought down to an all-time low of 2.8%. And along with that, where inflation has been moderated to 5.4%, the lowest since COVID, unemployment has also been lowered to a historic low of 3.2%. Where these parameters have been kept in control so that the country grows into an economically vibrant nation. Our spending on areas which have been priorities for this government. हमारी प्राथमिकता जो रही है 10 साल, सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग करीब 8% घरेलू उत्पादन का दर का भाग बन चुका है. हेल्थ सेक्टर में बजट एलोकेशन 15.5% के कैगर से बढ़ा है. एंड अलॉन्ग विद दैट, जो जीनी कोएफिशिएंट होता है, इन इकोनॉमिक टर्म्स जीनी कोएफिशिएंट मेजर्स द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी. 0 is complete equality. 1 is the highest level of inequality. In rural areas, the Gini coefficient has declined from 0.28% to 0.26. And in urban areas, the Gini coefficient has declined from 0.36 to 0.31. So you have seen economic growth, you've seen NPAs decline, you've seen inflation being moderated, you've seen unemployment being controlled, Gini coefficient, measure of inequality, under control, social sector spends increasing, and that is truly the utopian economic model that any country can aspire to. And that model has been created by Prime Minister Narendra Modi ji within India. Which is why we are looking at India in a new light. The world is looking at India in a new light. Atmanirbhar Bharat, Viksit Bharat, विश्व गुरु बनता हुआ भारत, वासुदेव कुटुंबक की सोच की भारत, संपूर्ण विश्व एक परिवार है. Our G20 slogan of one earth, one family and one future. And that is the cause of India's rise today on the world stage. If you look at what we've achieved over 10 years, and it's important to record these figures because 75 वर्षों में यह संभव नहीं हो पाया है. और भारत की बात आप भूल लीजिए, किसी देश में विश्व में यह 10 साल की अवधि में संभव नहीं हो पाया है. उदाहरण के तौर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ इज्जत घर पूरे देश में बने. 12 करोड़. विश्व के कई देशों की आबादी 12 करोड़ नहीं होती. 12 करोड़ टॉयलेट्स पूरे देश में बनाए गए. जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, ये एक सपना होता था, कल्पना नहीं की जाती सकती थी. मैं गुवाहाटी की केवल बात नहीं कर रहा हूं, पर असम के गांव में, मध्य प्रदेश के गांव में, दूर दराज इलाकों में 11 करोड़ 70 लाख नल
की टोटी और पानी की टंकी और पानी का स्रोत, हर घर नल। बात कहने में बहुत आसान लगती है, पर क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती होती है 10 साल के अंदर। और ऐसे ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मेरी महिलाएं मातृशक्ति बैठी हैं यहां, 75 वर्ष पीढ़ियों तक फूक फूक के लकड़ी पर, चूल्हे पर खाना बनाकर अपने फेफड़ों के अंदर धुआं लेती थी। 10.5 करोड़ महिलाओं को घर के अंदर चूल्हा और गैस का कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। और जहां उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना, जहां 5 लाख का स्वास्थ्य का कवरेज हमारे देश के 6.5 करोड़ नागरिकों, गरीब लोगों के पास तक पहुंचाना, यह असंभव कार्य को संभव करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया है। जनधन योजना, 51 करोड़ इस देश के अंदर लोगों के पास बैंक के खाते नहीं थे। अगर आर्थिक रूप से हम सक्षम बनाना चाहते हैं देश की जनता को, इकोनॉमिकली वी वांट टू स्ट्रेंथन आवर पीपल, द फर्स्ट port of call has to be social sector and economic empowerment. Economic empowerment only comes when you have access to a bank account. 51.6 crore bank accounts in 10 years. Can you imagine the situation? That means over 35% of our people prior to 2014 did not have a bank account in our country. And the minute you have a bank account, then with DBT, direct benefit transfer, ensuring that whatever government schemes are there, Ayushman Yojana, Kisan Samman Nidhi, every scheme's money reaches directly to the beneficiary's account. लाभार्थी के खाते में सीधा जाए। वो स्थिति नहीं जो पूर्व प्रधानमंत्री किसी और पार्टी ने कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं असम को और केवल 15 पैसे मिलता है लाभार्थी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में जब 1 रुपए का बटन दबाया जाता है केंद्र से, तो 1 रुपए सीधे खाते में, लाभार्थी के खाते में जाता है। और 36 लाख करोड़ रुपए 10 साल में, 36 लाख करोड़ रुपए एक एक लाभार्थी के खाते में पूरे देश में पहुंचाने का कार्य 51.6 करोड़ जनधन बैंक अकाउंट के योजना के तहत अगर संभव किसी ने कराया है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराया है। और अगर इस स्थिति को आप देखोगे, जहां मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 9.5% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आज भारत तीसरा बड़ा देश हो गया है पूरे विश्व में, $50 बिलियन इंडस्ट्री, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और वहीं टेलीडेंसिटी की हम बात करें, जो मेरा मंत्रालय है, वहां जहां 75% टेलीडेंसिटी होती थी, आज 85% टेलीडेंसिटी होगी। 116 crore subscribers, largest telecom market in the world. Internet, where you had hardly 18-19% internet capability and penetration, today you have close to about 69% internet penetration. From 25 crore people who had access to internet, today we have 95 crore people in our country who have access to internet and broadband. We've developed our own technology for 4G stack. 5th country in the world, only 5 countries in the world have domestic technology for telecom. India is the 5th country. And now with the 4G stack being rolled out, we are working on 5G, we are working on the 6G stack. And along with that,
26,000 crores have been kept aside to ensure mobile saturation in the balanced 24,000 villages of India, which includes the Northeast. 100% saturation, 100% saturation, ये हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति करके ही हम चैन की सांस लेंगे। नेशनल हाईवेज की आप बात करो, कांग्रेस के जमाने में 11.5 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 34 किलोमीटर प्रतिदिन आज हाईवे बनता है। रेलवे के क्षेत्र में 80% बजट की बढ़ोतरी की गई है पिछले 5 वर्षों में। और नागर विमानन के क्षेत्र की हम बात करें, मेरे दिल के करीब है, क्योंकि एक तरीके से मेरी जिम्मेदारी रही थी पिछले 4 सालों में। 21 नए एयरपोर्ट बिल्डिंग्स हमने पिछले 3-4 साल में ही इनॉग्रेट की हैं और उसमें से 4 हमारे असम में ही, और उसी के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्य में जहां 9 एयरपोर्ट्स होते थे, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में आज 17 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। अरुणाचल जैसे राज्य में, सिक्किम जैसे राज्य में 75 वर्ष में एक एयरपोर्ट भी नहीं बना था। आज अरुणाचल में 3 एयरपोर्ट बने, सिक्किम में 1 एयरपोर्ट बना है। और वही चीज हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में करीब 15 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी। रोजगार के क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकाल में करीब 3 करोड़ रोजगार के अवसर 10 साल में उन्होंने बनाए। जो 10 साल में 3 करोड़ रोजगार के अवसर बनाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर बन पाए। और इस साल के बजट में ही शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और कौशल विकास के लिए, स्किलिंग के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है, जो 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को प्रोत्साहित करेगा। तो आज जब तीसरी टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, तीसरी टर्म मतलब 3 गुना ज्यादा मेहनत, 3 गुना ज्यादा शक्ति और 3 गुना ज्यादा रिजल्ट। और उसी के साथ हमने एक पीपीपी मॉडल अपनाया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, पीपीपी मॉडल हमने अपनाया है। जो बजट हमारा है वो पीपल ओरिएंटेड है, जो बजट हमारा है वो प्रोग्रेसिव है, और जो बजट हमारा है प्रिस्क्रिप्टिव फॉर द फ्यूचर है। भविष्य के भारत का निर्माण का यह पहला बजट है। और उसी सोच के साथ किसी भी देश में विकास और प्रगति तभी संभव हो जाता है जब सर्वांगीण विकास हो। और इसलिए 4 जातियों पर या समुदाय पर प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। युवा, महिला, किसान और गरीब, ये संपूर्ण बजट इन 4 समुदाय स्ट्रोक जातियों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। अब योजनाएं बजट की हम अगर बात करें, तो जहां किसान के लिए डिजिटलाइजेशन, सार्वजनिक अधोसंरचना के आधार पर 6 करोड़ किसानों का जमीन का ब्यौरा डिजिटाइज्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा, ताकि वो उनके लिए भी एक आर्थिक साधन बन पाए। और उसी के साथ समर्थन मूल्य में पिछले 10 वर्षों में और इस बजट में भी जो एक नई ऊंचाई और छलांग हमने लगाई है,
जो हमारा संकल्प था कि 50% हमारे कॉस्ट से ऊपर, लागत से ऊपर किसान का लाभ होना चाहिए, उसी फॉर्मूला के आधार पर समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। जहां सामान्य मानवी की हम बात करें तो जहां एक तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग का हमने संकल्प लिया है, जहां कांग्रेस के कार्यकाल में 65 वर्षों में 3 करोड़ घर बनाए गए थे, हमारे 10 साल के कार्यकाल में 4 करोड़ घर बनाए गए और आने वाले 5 सालों में हमने संकल्प लिया है कि 3 करोड़ घर 5 साल में बनाकर हम लोग जनता को समर्पित करेंगे, ताकि एक भी वासी इस देश में अपने सिर के ऊपर छत के बिना न रह पाए। रोजगार सृजन के लिए 3 योजना, पैराडाइम शिफ्ट, नई सोच, नई विचारधारा। पहली योजना कि जहां पहली बार रोजगार दी जाएगी वहां हर युवा को 1 माह के तनख्वाह की राशि उसके खाते में डाली जाएगी, 15,000 रुपए की सीमा तक। दूसरी योजना कि जहां, और ये योजना करीब 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को प्रभावित करेगा। दूसरी योजना कि जहां नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वहां सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की ईपीएफओ के खाते में हमारी भी भागीदारी होगी, सरकार की भी भागीदारी होगी। और तीसरी योजना कि इसी के साथ साथ जो नई नियुक्ति होंगी 2 वर्ष के लिए 3,000 रुपए प्रति माह 50 लाख युवाओं को प्रभावित करने वाला उनके ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा की जाएगी। युवाओं के लिए 20 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। नए स्टेट ऑफ द आर्ट 1000 आईटीआई बनाए जाएंगे। हमारे स्टूडेंट लोन 10 लाख तक रखा जाएगा और उसी के साथ हमारे क्षेत्र में करीब 25,000 हमारे युवाओं को सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे लोन भी दिया जाएगा। तो पूरी लाइफ साइकिल, शिक्षा से पहला रोजगार, पूर्ण लाइफ साइकिल में सरकार की योगदान होगी, ये सुनिश्चित प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने की है। हमारे एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए मुद्रा लोन जो 10 लाख का था वो 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा। 100 करोड़ की लोन गारंटी स्टार्टअप्स के लिए दी जाएगी। और जो एंजल टैक्स लगाया जाता था, जो लोग स्टार्टअप्स में निवेश करते थे, वो एंजल टैक्स भी पूर्ण रूप से रद्द किया गया है। जहां तक हमारे गरीब हैं, गरीब कल्याण अन्न योजना जो पिछले वर्ष दिसंबर में समाप्त होने वाली थी, उसकी अवधि 5 साल और बढ़ा दी गई है। 80 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। और जो कोरोना काल में योजना शुरू की गई थी कि गरीबों के घर में मुफ्त में अन्न पहुंचाने का, अब इस पूरे कार्यकाल में वो योजना चलती रहेगी। ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है हमारे देश के एक एक गरीब के प्रति। और उसी के साथ ग्रामीण विकास के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आधार पर जो 1 करोड़ लोग अपने घर के ऊपर सौर ऊर्जा की यूनिट लगाएंगे, जिसमें 70% भारत सरकार का ग्रांट होगा, 300 यूनिट बिजली हर माह मुफ्त में हर एक व्यक्ति को दी जाएगी। और इसी के साथ 25,000 नए ग्रामीण बसाहट में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ये संकल्प इस बजट में लिया गया है।
सामान्य टैक्स पेयर के लिए भी इस बजट में कई प्रावधान किए गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 रुपए तक बढ़ाया गया है। हमारे पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक बढ़ाया गया है और टैक्स स्लैब्स को भी बदला गया है ताकि हर सामान्य इनकम टैक्स पेई को करीब करीब 17,500 रुपए की बचत इस बजट घोषणा से की गई है। अब क्योंकि मैं उत्तर पूर्वी असम में हूं और डोनर मंत्रालय भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं कुछ मेरे अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात भी मैं करना चाहूंगा। जो 65 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र को पूर्ण रूप से अनाथ होकर अपने आप पे छोड़ा गया था, प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत का ग्रोथ इंजन हम बनाएंगे। अब यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी से कहलाया नहीं जाता, पूर्वोदय से कहलाया जाता है। मतलब भारत का पहला एंट्री पॉइंट पूर्वोदय मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होगा। और क्यों नहीं, क्योंकि जब सूर्य देवता की भी आशीर्वाद भारत की धरती पे पड़ती है तो वो किसी और राज्य पे नहीं पड़ती, लेकिन पहला सूर्य का किरण अरुणाचल प्रदेश पर पड़ता है। ग्रोथ इंजन उत्तर पूर्व बनेगा, यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ इस बजट में भी कई प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए किए गए। उदाहरण के तौर पर सिक्किम और आसाम के लिए फ्लड मैनेजमेंट के लिए करीब करीब 11,000 करोड़ राशि का आवंटन रखा गया है, जिस दर्द से हम अभी भी हम लोग गुजरे हैं। हर साल ये आपदा आती है और इस आपदा का एक बार के लिए हल ढूंढना आज समय की मांग हो चुकी है। वहीं इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक के अधीन 100 नए शाखा नॉर्थ ईस्ट में प्रमाणित किए जाएंगे और उसी के साथ डोनर मंत्रालय का बजट का आवंटन भी जो 1775 करोड़ रुपए होता था कांग्रेस के शासनकाल में, उसे बढ़ाकर करीब करीब 6,000 करोड़ बजट का आवंटन भी डोनर मंत्रालय के लिए बढ़ाया गया है। अब अगर असम की हम बात करें, जो प्राथमिकता उत्तर पूर्वी राज्यों को दी गई है, उसका एक उदाहरण, क्योंकि आज मैं असम में हूं तो असम की मैं बात करूंगा कि असम के लिए कितना परिवर्तन आया है पिछले 10 वर्षों में। जिस असम को 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार के टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर 10 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए दिया गया था, मतलब करीब करीब 6,500 करोड़ प्रति वर्ष। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 24 2,30,000 करोड़ रुपए दी गए, मतलब कि करीब करीब 4 गुना वृद्धि हुई है सेंटर से स्टेट टैक्स डेवल्यूशन में। और इस वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष नया कीर्तिमान 39,000 करोड़ रुपए टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर दिए जाएंगे असम को। उसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष वित्तीय सहयोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है,
जो 15th फाइनेंस कमीशन के अतिरिक्त 50 साल के लोन के आधार पर दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री, वहां असम के लिए पिछले 5 वर्षों में ही, पिछले 10 वर्षों में करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए दिए गए, और जिसमें से पिछले वर्ष 2023-24 में 5,804 करोड़ रुपए दिए गए। अगर अधोसंरचना की हम बात करें तो असम हैज मेनी फर्स्ट, असम हैज मेनी records, and I will just detail out a few. उत्तर पूर्वी ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत जो 10 साल के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए योजना है भारत सरकार की, वाणिज्य और औद्योग मंत्रालय का, उसके अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन केवल असम राज्य के लिए किया गया है। देश में पहला सेमीकंडक्टर यूनिट अगर कहीं लग रहा है तो सेमीकंडक्टर ATMP is being set up in Assam at a cost of 27,000 crores. That one single investment will change the future of not only Assam but will change the future of the Northeast. And this is being done purely and only with the direct intervention and direct goal of Prime Minister Narendra Modi. If you look at medical infrastructure, नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स गुवाहाटी में बनाया गया 2023 में। असम में दक्षिण एशिया का, भारत की बात आप भूल जाओ, दक्षिण एशिया का लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल नेटवर्क बनाया जा रहा है। 7 नए कैंसर हॉस्पिटल्स असम में लगाए जाने वाले हैं। हमारे डोनर मिनिस्ट्री के नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 36 योजनाएं 1,500 करोड़ रुपए की क्रियान्वयन वर्तमान में असम में हो रही है। गुवाहाटी को स्मार्ट सिटीज मिशन में रखा गया है। पिछले 15-20 साल से कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी अधोसंरचना के योजनाएं थे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण थी, कंटिन्यूसली डिलेड थी, गति अवरोधक थे, विलंब था, संभव करवाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभव करवाया। उदाहरण के तौर पर बोगीबील की हमारा पुल, जिसकी 2018 में लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने की, 16 साल घोषणा के बाद, मतलब घोषणा की गई थी 2002 में और 2014 तक एक ईंट भी नहीं लगी थी। 4 साल में प्रधानमंत्री जी ने बोगीबील ब्रिज का उद्घाटन कर लिया। और वही स्थिति है भूपेन हजारिका सेतु, जो 2003 में घोषणा की गई थी और 2014 तक कुछ कार्य नहीं किया गया और 2017 में प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जोगीघोपा असम में स्थापित किया जा रहा है और पहला नेशनल डेटा सेंटर नॉर्थ ईस्ट का, वो भी गुवाहाटी में स्थापित किया जा रहा है। करीब करीब 2,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज असम में बनाए गए। और अगर हम रेलवेज की बात करें तो आप भी पूरी रूप से आश्चर्यचकित होंगे। जिस कांग्रेस के कार्यकाल में बजट का आवंटन 2,120 करोड़ रुपए होता था आसाम के लिए हर वर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जहां 2,120 करोड़ 2009 से 2014 तक 5 वर्ष, मतलब एक साल में करीब करीब 400 करोड़, वहीं 2024-25 में एक वर्ष में 10,000 करोड़ का आवंटन केंद्र सरकार से रेलवेज के लिए, असम के लिए किया गया है। जहां नए ट्रैक केवल 65 किलोमीटर के बने थे, आज हर वर्ष करीब करीब 170 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बन रहे हैं असम में।
60 रेलवे स्टेशन पुनर्जीवित किए जा रहे हैं। अमृत भारत स्कीम की योजना उत्तर पूर्वी में 9 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं 2000 किलोमीटर की 42,000 करोड़ रुपए की उत्तर पूर्वी राज्यों में बनाई जा रही है। सिविल एविएशन की बात तो मैंने कर दी, लेकिन 4 नए एयरपोर्ट्स असम में ही बने। हमारा जोरहट, तेजपुर, लीलाबरी और रूपसी, और एक ही एफटीओ है उत्तर पूर्वी राज्य में। उसका उद्घाटन मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ लीलाबड़ी में अप्रैल 2022 में साथ में हमने किया था। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत देश के 63,000 गांव में 5 करोड़ हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए विकास और प्रगति की अधोसंरचना की योजना बनाई जा रही है। असम में 12.5% हमारी आबादी आदिवासी जनता की है, उनको भी इस योजना से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आधार पर हमारी बैम्बू क्राफ्ट इंडस्ट्री है तेजपुर में, जूट क्राफ्ट की इंडस्ट्री है धुबरी में, पॉटरी की इंडस्ट्री है तेजपुर में, बेसरिया में, हलेश्वर में। करीब 13 लाख हमारे बुनकर हैं असम में, उनको इस योजना से भी लाभ मिलेगा। और इसी तरह चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हाईवेज और रोड्स हो, करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन इस साल के ही बजट में हमारे सड़कों के लिए पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है, दिस इज अ होलिस्टिक बजट, दिस इज अ बजट by the people, for the people, of the people. This is a budget that heralds a new era for India, and this is a budget that will transform Purva Uttar Bharat into Purvodaya. Thank you very much. Can you speak a little louder? Yeah, I can hear you. Hello. Well, sir, you have spoken about the legacy about the frontier states of Arunachal Pradesh or Sikkim. Talking about the Frontier states of Yes. Arunachal and Sikkim. We have seen that while on the Tibet side, the dual infrastructure, military or civil, has come then up to the border, whether it be telecommunication or other infrastructure. But on the Indian side, we have seen that there's a lot to be done. So what are the efforts right now to improve the telecommunication network in the frontier areas, right along the LAC, also, which can be useful both for the defense as well as civil, and also give an answer to the Chinese. So that's a very good question, and I have answered it partly in what I have just stated. The Prime Minister is committed to 100% saturation. And keeping that in mind, we have now located the 24,000 odd villages in India that still need saturation in terms of availability of telecom communications. That scheme has received a funding already by Cabinet of close to about 26,500 crores. The connectivity there will be a mixture of various technologies. And you all know better than I do that one of the biggest problems is also the terrain, because accessibility is a problem.
So two things we are doing in terms of resolving this. One, under the new Telecom Act, we have circulated now the new rules for the right of way to bring about the solution for giving access for setting up this infrastructure. The second, we will be using a mix of technologies. So some places we will be using RANs, which is radio access networks, and BTSs. Other places which are difficult to get to, we might use VSAT technologies. Other places which are even more difficult to get to, we may even think of using some satellite technology. But the commitment is to ensure that all of those 24,000 villages across India, not only the Northeast, but across India, have 100% saturation with regard to telecom. I am monitoring that scheme myself on a weekly basis. We have at this point connected almost, if I am not wrong, close to about 13 to 14,000 villages already out of those 25,000 odd. And hopefully in the next 12 months or so, or even earlier, hopefully, we will have completed the 4G, the telecom saturation project with that outlay covering those villages with the mix of technology. Yeah, go ahead. I can hear you. So the Assam people or the Northeast people, they were actually excited on the budgeting. But in Southern, the Assam name or Sikkim name was mentioned. But in what was mentioned? Sorry, can you just repeat that part? Assam and Sikkim name was mentioned about the flood. Correct. The original issue of Assam. But the actual or the accurate budget was not been mentioned. The actual budget. But I have given you all the details just now. After giving you all the details, you're asking me the same question. No, I'm asking about the budget. I'm saying the budget allocation. On the budget allocation, I have given you all the details. How much for roads, how much in terms of fiscal development, 39,000 crores I've told you will be devolved this year directly. I've given you all the figures. So if you had taken some good notes, then you won't be asking me this question. I noted down. Yeah. The thing is, on the budget day, it was not mentioned. Please understand. Not everything is mentioned in a speech. You have 90 minutes or 120 minutes. If you're saying Assam and Sikkim's name was mentioned, there were some states whose names were not mentioned. That doesn't mean there's no allocation to them. There is allocation. So if you read the budget document, then you will not be asking me this question, or if you have taken copious notes, you won't be asking me this question. मेरा भी सवाल वही बाढ़ से रिलेटेड था। असम के लिए जो अलग से कितना बाढ़ नियंत्रण में आवंटित किया है राशि? मैंने आपको कहा कि बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बजट में विशेष पैकेज रखा गया है, उसमें असम और सिक्किम को भी रखा गया है, और इस विषय में जो साल दर साल हमारी जनता प्रभावित होती है, सभी राज्यों के साथ मिलकर योजना भी हम लोग बनाएंगे, और उस बजट प्रावधान का पूर्ण इस्तेमाल भी केवल असम नहीं लेकिन बाकी सरकारें भी करें, ये हमारी कोशिश भी रहेगी। Mr. Singh, this is Aniruddha from Republic TV. Hi Aniruddha. Hi, can you all introduce where you're from, because then I'll recognize. आप कहाँ से थे? Sir, I'm Arindam Das from Northeast Live. Northeast Live. I'm Jyotishman Sharma from Business Northeast. Business Northeast. मैं पूर्वांचल में रहेंगी। पूर्वांचल पूर्वांचल Prairie Hindi. So my question is, after the budget, union budget, a very pressing issue has come to light, particularly from the state of West Bengal. Sukanta Majumdar, BJP leader and union minister from West Bengal, has said that Darjeeling should be made part of Northeast. You also the donor minister, and yesterday Ransu Vista MP from Darjeeling has backed Sukanta Majumdar's demand for inclusion of Darjeeling in the Northeast as far as budget allocation and development is concerned. Darjeeling should be part of donor ministry. Is the government going to consider this if a proposal comes up? What you have to say as the union donor? So as I am the union donor minister, I have not received any such proposal, and I cannot comment on any statement unless I see a proposal in front of me. Hi
sir. And at this moment, it's not under our consideration. Specifically, the last part, it's not under our consideration. Hello, sir. Myself, Krishna Mehdi from India Today. From India Today. Yes, sir. So I have a question. So regarding- India Today, Republic, Purvottar Prahari, Business Northeast, and Northeast Live. Not bad. So I want to get to know all of you by name and also by who you represent, because my relationship with you is not going to be just today. I hope not only for 5 years, but hope for my lifetime. So. Yes, sir. So I have a question that can you provide more details on the timeline for setting up the 100 branches of Indian? So it's Indian just been announced in the budget just now. I am generally, if you have tracked my career from 2007 when I first became minister, I have never made either a timeline unless I have gone through it on a granular basis. My department is now working on it, and I believe it's always better to be an individual who undercommits and over-delivers rather than one who overcommits and under-delivers. Also, sir, apart from this, as you are related to Northeast, your relatives are here. So, do you have any special memories here in Northeast, in your childhood memory? Any childhood memory do you have? Oh, I have many memories, and I'm glad you mentioned that because I have a very strong emotional connect with this region. It's part, I mean, suffice to say that it's part of my family, and I will do my best to serve the interests of the full region. Thank you very much. Let her ask. You had one question. I'm Sushmita from PTI. One same question, just two parts. You had mentioned about, if I got the name right, Northeast Transformative Industrial Scheme or Policy. Unnati. Yeah. So could you just elaborate a little bit on that? How much, like capital subsidy or which schemes are coming to which states and. So this is this. Another part, because it's related to it. We have been seeing that massive investment has been made in developing the infrastructure in terms of road, railways, and connectivity. And we have the multimodal port coming in Jogi Mumbai and everything. So, but industries, if we say, besides the semiconductor unit at Jagi Road, we don't see much of industries coming. So, is Northeast being developed more as a transit route to reach out to the other parts? So, two things. One, let me tell you that as far as Unnati is concerned, that is a scheme for developing progressive industrialization across states. And the allocation is close to about 10,000 crores for Assam. Having said that, to respond to your second question, always remember in life, you can never put the cart before the horse. The horse always has to be before the cart. And what do I mean by that? What I mean by that is that if you want industrialization, if you want industrialization or development to happen, it's like, for example, when you see a big building, that building has to have a strong foundation, no? Otherwise the building can't get built. Similarly, in any state or any region or any city, you first have to build out the infrastructure. And today, what does infrastructure mean? Today, infrastructure means to be able to attract investment, you need to build out the full spectrum of infrastructure. It means not only roads, not only railways, not only airports, it means medical institutions, health, educational institutions. And on the basis of that, you attract investment. There was a time, so let me give you an example of my former ministry. There was a time when airports used to be set up in our country only in big industrial towns. Why? Because those are the towns that can only supply the traffic for the aircrafts to fly or for that airport to be profitable. Today, that concept is turned on its head.
only where you have an airport will you see industrialization happening. Because जो उद्योगपति है वो आता है, कहता है कि आपके यहां प्लेन आता है कि नहीं, हफ्ते में कितने बार आता है. So you have to first build the infrastructure, after which the investment follows. In this case, Prime Minister has taken that initiative to put the investment in first as well. Putting in a semiconductor fab in any place in India, forget if it's in Assam or in Tamil Nadu or in Jammu and Kashmir, but putting a semiconductor fab which is the cutting edge of technology today. Everything is made from the chips from your fab. From your dabba to your computer to what goes into your car to what goes into a plane, everything comes from that fab. That will be instrumental in seeding industrialization in the full Northeast, not only in Assam. Can you imagine a 27,000 crore investment in one facility? It will just change the landscape completely. So be rest assured, Pradhan Mantri Narendra Modi is committed to converting Uttar Purvi Bharat into Purvodaya. The land of the rising sun should be the land of rising development. Okay? Great.